चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कल उन्होंने कहा कि 2.5 लाख के करीब लोगों को चोर दरवाजे से जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियां दी गई हैं। ये 2.5 लाख लोग जम्मू कश्मीर के सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं और इन्हें गलत तरीके से जम्मू कश्मीर के सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है। अब रिक्रूटमेंट फेयरनेस के साथ होती है, किसी के साथ बेईमानी या किसी के साथ धोखाधड़ी अब नहीं होती है। इसी पर आज पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया। उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। अगर 2.5 लाख लोग बैकडोर से लगे हैं तो जिन अफसरों ने उनको लगाया है उनके पीछे ईडी लगाइए, सीबीआई लगाइए, एंटी करप्शन ब्यूरो लगाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, मगर ये रोज की बयानबाजी बंद कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक रिक्रूटमेंट का ताल्लुक है, रिक्रूटमेंट में जबरदस्त बेईमानियां हुई हैं। एपटेक को ठेका दिया गया और एपटेक ने लोगों बच्चों के साथ धोखाधड़ी की। ये तमाम बातें जो है आज पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस वार्ता में कही। लेकिन मुख्यतः वो बात इस पर कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को लेकर जो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा है वो अगर हकीकत पर मबनी है तो उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए जो चोर दरवाजे से जम्मू कश्मीर सरकार का हिस्सा बने हैं, और जिन लोगों ने उन्हें लगाया है उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करिए। इस स्टेटमेंट को सुनते ही मुझे वो दौर याद आया जिस दौर में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री हुआ करती थी। एक बवाल खड़ा हुआ जम्मू कश्मीर में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस समय के प्रवक्ता जुनैद आजम मट्टू, जो इस समय मेयर हैं, जो माफ कीजिएगा मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हैं, जुनैद आजम मट्टू ने आरोप लगाया था, आपको अगर याद होगा, उन्होंने आरोप लगाया था, तब वो प्रवक्ता थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कहा था कि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड में और केवीआईबी में महबूबा मुफ्ती के घर के आदमी सरताज मदनी का के बेटे सैयद अरूत मदनी को नौकरी दी गई है। इस पर जबरदस्त बवाल हुआ, जबरदस्त हंगामा हुआ। उस बवाल और हंगामे के नतीजे में सैयद अरूत मदनी ने इस्तीफा दिया और वो केवीआईबी से अलग हुए। और अब आजकल उनका अगर जो डिटेल्स गूगल में निकलती हैं उसमें पता चलता है कि शायद वो अब कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं। अरूत मदनी को नौकरी केवीआईबी में मिली, आरोप लगा बैकडोर है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आरोप यह भी लगा कि रमसा में और अन्य कई और स्कीमों में आरोप लगा कि जिन लोगों को लगाया जा रहा है वो पीडीपी के तनख्वाहदार हैं, वो पीडीपी के कार्ड होल्डर हैं। और उसके बाद ये आरोप भी पीडीपी के ऊपर लगे कि जब जम्मू कश्मीर बैंक के 2014 से लेकर 2018 तक के 4 साल के इस कालखंड में भी जो लोग क्लास 4th में लगे या अन्य कई और जगहों पर लगे, उनको लगवाने में और आगे बढ़ाने में पीडीपी नेताओं का रोल था। ये आरोप लगे, सत्य थे नहीं थे वो अलग बात, लेकिन आरोप लगे। और आप ये भी जानते हैं कि जेके बैंक में रिक्रूटमेंट्स को लेकर सीबीआई की पड़ताल चल रही है। और आपको यह भी मालूम है कि वित्त मंत्री के तौर पर, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर जम्मू कश्मीर बैंक का एक वक्त में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था। अब जाहिर सी बात है हालात बदले हैं। इस समय चूंकि सरकार कोई भी नहीं है तो उस बात पर मैं नहीं आऊंगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को याद नहीं जो कितने लोग ऐसे हैं जो लोग मुफ्ती मोहम्मद सैयद, स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद के दाएं बाएं हुआ करते थे। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के रास्ते से, अलग अलग रास्तों से वो लोग सरकारी मुलाजमतों में कैसे आए? कौन सा रिक्रूटमेंट का इम्तिहान उन लोगों ने पास किया था? किस जगह वो रिक्रूटमेंट का इम्तिहान लिया गया था? क्या जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने उनका इम्तिहान लिया था या पब्लिक सर्विस कमीशन ने इम्तिहान लिया था? और आगे और बढ़ते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिक्रूटमेंट्स आपको याद नहीं? जब लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिक्रूटमेंट के ऊपर बवाल खड़ा हुआ और कहा गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और आपको यह भी याद होगा कि वो लड़का जिस लड़के ने बीएसएफ में कमांडेंट की पोजीशन का इम्तिहान दिया, और सिर्फ इम्तिहान दिया ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबरों के साथ उस बच्चे ने इम्तिहान क्वालिफाई किया और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, उसी बच्चे ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक पोजीशन के लिए इम्तिहान दिया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल के इम्तिहान में उसको फेल किया गया। क्या यह हकीकत नहीं है कि आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में मुलाजमतें कैसे मिला करती थी, उनके मिलने का रास्ता क्या था?
कौन सा रिक्रूटमेंट का इम्तिहान वहां हुआ करता था? लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपने कौन से रिक्रूटमेंट के इम्तिहान करवाए? जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में कितने प्रतिशत मुलाजिम ऐसे हैं जिन मुलाजिमों के पास कोई फॉर्मल अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं था, जो मुलाजिम बैकडोर यानी बिना किसी रिक्रूटमेंट के इम्तिहान के लगाए गए? पीएचई में, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है, कौन सा विभाग ऐसा है जिस विभाग में बिना जेकेएसएसबी के इम्तिहान क्वालिफाई किए, बिना जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान क्वालिफाई किए लोगों को मुलाजमतें बांटी गई? और अगर आपको भूल गया हो और आपको याद कराना पड़ रहा है, 2002 में जब आप सत्ता में आए, आपने रहबर तालीम स्कीम पर आपके स्वर्गीय पिताजी ने अंकुश लगाया, वो स्कीम बंद कर दी क्योंकि उनको मालूम था कि इस स्कीम में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। बाद में क्या यह हकीकत नहीं है कि सियासी दबाव में आकर आपने रहबर तालीम स्कीम को दोबारा से रिजुविनेट किया, आपने दोबारा से रहबर तालीम स्कीम के तहत लोगों को लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया? और क्या यह हकीकत नहीं है कि जब आप आए 2002 में, जब स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सरकार जम्मू कश्मीर में बनाई, आप डेडवुड की तलाश में क्यों थे? आपने डेडवुड ढूंढना क्यों शुरू किया? और डेडवुड कहकर आपने कितने सारे सरकारी मुलाजमों को सरकारी मुलाजमत से बाहर निकाल दिया? क्यों निकाला था आपने? क्या आरोप आपने उन तमाम लोगों पर लगाए थे? और उसके बाद यह भी बताइए, ये टेक्निकल कोटा जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज में है, उस टेक्निकल कोटा में कितने ऐसे काबिल पीडीडी के चीफ इंजीनियर हैं जिनको आपने जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज में लाया? आपने कितने विभागों के ऐसे काबिल अफसर हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ उनकी काबिलियत की बुनियाद पर आपने किसी विभाग से उठाया और उन्हें जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस का हिस्सा बनाया? क्या वहां पॉलिटिकल फेवरेटिज्म नहीं होता था? क्या सियासी बुनियादों पर लोगों को लगाया नहीं जाता था? और अगर थोड़ा और आगे बढ़ें, यूनिवर्सिटियों की पड़ताल क्यों न की जाए? क्यों न मालूम किया जाए कितनी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन यूनिवर्सिटियों में सियासी लोगों के रिश्तेदार और उनके करीबी लोग जो हैं वो मुलाजमत कर रहे हैं, और उनको मुलाजमत उनकी काबिलियत की बिना पर बाद में, और पहले जो उनकी क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी कि वो किसी सियासी आदमी के रिश्तेदार थे, किसी और इंपॉर्टेंट आदमी के रिश्तेदार थे, उसकी वजह से उनको नौकरी मिली? क्या यह हकीकत नहीं है? और 2.5 लाख लोगों का जहां तक ताल्लुक, क्या चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं, वो उनका अपना तर्क है, उनके पास कोई डिटेल होगी, लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जम्मू कश्मीर की, उनका बेड़ा गर्क केवल और केवल इसीलिए हुआ कि वहां पर आपने प्रोफिशिएंसी और कॉम्पिटेंस की बुनियाद पर लोगों को लगाने की बजाय जो लोग सियासी तौर पर आपके साथ जुड़े हुए थे उन लोगों को आपने एडजस्ट किया? और मैं बात सिर्फ पीडीपी की नहीं कर रहा हूं, तमाम सियासी जमातों ने ये किया। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बैंकों में तो हालत यह थी कि लोन उसको मिलता था जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ आदमी होता था, और जब वो पॉलिटिकल पार्टी बाहर चली जाती तो उनके रिश्तेदारों को लोन मिलने बंद हो जाते थे, और जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती उनके रिश्तेदारों को लोन मिलने शुरू हो जाते थे। ये भी जम्मू कश्मीर में होता रहा। और उसके बाद आप रिक्रूटमेंट की फेयरनेस की बात करती हैं। रिक्रूटमेंट में फेयरनेस की अगर आप बात करेंगी तो मेरिट ट्रैक के पास ठेका कौन से साल में आया? 2018 तक आप सत्ता में थे, या 4 साल में कभी आपने पूछा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से कि आप किस एजेंसी से इम्तिहान करा रहे हो? यह एजेंसी कितनी जगहों पर ब्लैकलिस्टेड है? इस ब्लैकलिस्टेड एजेंसी से आप इम्तिहान क्यों करा रहे हो? कभी आपने यह सवाल मेरिट ट्रैक से किया? इसका मतलब साफ तौर पर यह। और उसके बाद ये इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, इन इंस्टीट्यूशनों में इंटरव्यू का क्या मतलब हुआ करता था? और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इंटरव्यू का मतलब केवल और केवल यह होता था कि अगर कोई रिश्तेदार आपका जान पहचान वाला है, कोई अफसर आपका जान पहचान वाला है, तो आपकी नौकरी लग जाएगी, यह बात पक्की है। इंटरव्यू का मकसद केवल और केवल यह था। जब इंटरव्यू जेकेएसएसबी के खत्म हो गए, अब सिर्फ आपका मेरिट है वो तय करता है कि आप लगेंगे या नहीं लगेंगे। उसके बाद कितने ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन इंस्टीट्यूशनों में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके पास डाटा आसानी से आ जाएगा कि कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो अलग अलग सियासी जमातों के पॉलिटिकल वर्कर थे, और बाद में बेचारे उन पॉलिटिकल वर्करों को आपने कैजुअल और डेलीवेजर लगाया। कितने विभागों में ऐसे बेचारे वो लोग हैं जो कैजुअल और डेलीवेजर हैं पिछले 15-15, 16-16 साल से। जब SRO 64 आया, खत्म हो गया, उसके बाद आपको क्या जरूरत पड़ी? आपको दोबारा से इजाजत देने की, ठीक है लगाओ जी, जहां कैजुअल की जरूरत पड़ती है कैजुअल लगाओ, जहां आपको सीजनल वर्कर की जरूरत पड़ती है सीजनल वर्कर लगाओ। क्यों लगते थे वो कैजुअल और सीजनल वर्कर?
कौन लगाता था उन कैजुअल सीजनल वर्करों को? और क्यों लोगों के जहनों में आज भी यह बात है कि जनाब पैसे दो तो मुलाजमत मिलती है, पैसे दो तो बैंक में मुलाजमत मिलती है, पैसे दो तो पीएसयू में मुलाजमत मिलती है? ये सारी चीजें, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर थोड़ा सा खंगालेंगे तो ये पिछले पुराने पीरियड के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो बाहर आएंगे और रिकॉर्ड चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर ये बताएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या आरोप पीडीपी पर बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को लेकर लगाए और पीडीपी ने क्या आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को लेकर लगाए। क्या आपको भूल गया? मुझे याद है बिल्कुल अच्छे तरीके से कि अली मोहम्मद सागर उस समय विपक्ष के नेता हुआ करते थे और इस तरफ से जिस समय जो सत्ताधारी दल था, सत्ताधारी दल के एक नेता ने यह आरोप लगाया कि जनाब ये बताइए कि मुख्यमंत्री के आवास पर एक लिफ्ट ऑपरेटर लगाई गई, वहां लिफ्ट है ही नहीं, वो किस चीज के लिए लिफ्ट ऑपरेटर वहां पर लगाई गई थी? ये आरोप हम तो नहीं लगा रहे, ये तो आप ही ने असेंबली में लगाया था और गंभीरता के साथ ये आरोप लगाया गया था। अन्य कितनी ऐसी चीजें हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को लेकर और पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को लेकर कही हैं। जब सत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी तो पीडीपी ने कहना कि जनाब चोरी ये कर रहे हैं, सारी मुलाजमतें ये लोग खा गए, अपने फेवरेट्स को दे गए। और जब पीडीपी सत्ता में होती थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही आरोप कि जनाब ये खा गए, सब कुछ तो यही ले गए। तो ये सब कुछ इतिहास में हुआ है, इसको मानने की जरूरत है और इस बात को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर आज टीचर की वैकेंसी नहीं निकल रही, उसकी वजह क्या है, वो आप किसी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी से पूछिए, वो आपको बताएगा कि आपकी कौन सी गलतियां हैं जिन गलतियों के कारण आज टीचर की वैकेंसी एक लंबे वक्त तक नहीं निकलेगी। नंबर 2, 2.5 लाख लोग, मैं तो कहता हूं कि अगर 1 लाख भी हैं, 1 लाख लोगों को जब जम्मू कश्मीर की सरकार रेगुलराइज करेगी तो आपकी क्लास 4th की वैकेंसी कितने साल तक दोबारा आप एडवर्टाइज नहीं कर पाएंगे? क्या आपने कभी मालूम करने की कोशिश की विभाग से? और दूसरा ये बताइए, एक ही सिस्टम में 3 तरह से लोग काम करने के लिए आए हैं। नंबर 1, जो लोग जेकेएसएसबी और पीएससी का इम्तिहान देकर आए हैं। नंबर 2, जिन्होंने न तो जेकेएसएसबी का मुंह देखा न कभी पीएससी का मुंह देखा, एक एप्लीकेशन लिखी, नीचे दस्तखत हो गए मंत्री जी के, नौकरी मिल गई। और तीसरी जमात वो है जिस जमात को जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर मुलाजमतें दी गई। ये हमारे जम्मू कश्मीर की तारीख रही है। काबिलियत की बुनियाद पर भी लोग सिस्टम में आए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सियासी जमातों के साथ जुड़े रहने की वजह से मुलाजमत मिलती थी। ये जम्मू कश्मीर की एक हकीकत है, इसे माना जाना चाहिए। अब आज अगर हम ये कहें कि जनाब ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, तो मुझे हैरानगी तो सरकार पर होती है कि हम बाहर से चीजों को देखते हैं और हमको इतना मालूम है कि इतने सारे लोग जो सिस्टम में हमारे दाएं बाएं हैं, ये लोग किसी जेकेएसएसबी या पीएससी का इम्तिहान देकर नहीं आए, मगर सरकार की कोई मजबूरी जरूर होगी जिसके चलते सरकार किसी का नाम लेने से डरती है, किसी का नाम लेने से कतराती है। एक भाई साहब लेजिस्लेटिव काउंसिल में हैं, उनकी मुलाजमत लेजिस्लेटिव काउंसिल में लगी, उनकी मुलाजमत के लगने के बाद जिस ताबड़तोड़ तरीके से उनकी प्रमोशनें हुई, उसकी भी नजीर, उसकी भी मिसाल जम्मू कश्मीर में दूसरी कहीं नहीं मिलती। लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 अगस्त 2019 के बाद मुख्य सचिव ने भी कहा था, सरकारों ने भी कहा कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई हुई उनके खिलाफ जो बेकसो बेयार थे, जिनके कोई मददगार कहीं पर नहीं थे। ये जैसे मैंने आपको कहा, ये एक भाई साहब लेजिस्लेटिव काउंसिल में लगे, एक निचले पद पर लगे, लेकिन बाकी लोग पीछे रह गए, भाई साहब सबसे आगे निकल गए और इस वक्त इतने खूबसूरती के साथ सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं कि अब सिस्टम इस वक्त उनका गुणगान कर रहा है सुबह शाम। ये सिस्टम की हालत है। तो वो जो भाई साहब हैं, जरा थोड़ा सा दाएं देखिए, जरा बाएं देखिए, हो सकता है रिश्तेदारी में निकल आए कहीं पर। और कई और लोग हैं ऐसे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये तो अचरज में डालने वाली बात थी कि एक सियासी सरकारी मुलाजिम, फॉरेस्ट विभाग का सरकारी मुलाजिम मुलाजमत छोड़ता है, राजनीति में आता है, चुनाव लड़ने का प्रोग्राम बनाता है, उसके बाद चुनाव नहीं लड़ता और चुपचाप करके वापस सरकारी मुलाजमत ज्वाइन करता है और उसके बाद उसको लद्दाख भेज दिया जाता है। कौन है वो भाई साहब? वो आज भी सिस्टम का हिस्सा रहे और बाद में केवल रिटायर हो गए। इसका मतलब यह है कि इस वक्त भी सरकार
पर्दापोशी कर रही है। इस वक्त भी सरकार मिडिल क्लास और जैसे मैंने आपको कहा ना, बेकस बेयारो मददगार लोगों को ढूंढती है। वो मिलते हैं, उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई करती है। लेकिन जो लोग सियासी तौर पर पहले ताकतवर रहे हैं, आज थोड़े कमजोर हैं, फिर दोबारा ताकतवर हो जाएंगे, 6 महीने की बात है या साल की बात है, दोबारा ताकतवर हो जाएंगे, दोबारा सत्ता में इन्हीं लोगों ने आना है। शायद सिस्टम भी इनसे डरता है। सिस्टम में जो बैठे हुए अफसर हैं उनको भी खौफ आता है। वो सोचते हैं भाई ज्यादा झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, कल अगर इस सिस्टम का हिस्सा बन गए तो सबसे पहले तो हमारा ही हिसाब किताब होगा। अगर यह मानसिकता और यह सोच है, और इस मानसिकता और इस सोच के साथ सिस्टम चल रहा है, तो फिर ये एंटी करप्शन ड्राइव, फिर ये बैकडोर अपॉइंटमेंट्स और ये बाकी तमाम चीजों को लेकर हू हल्ला करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो हो गया वो हो गया। जो लोग सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं उनको बनने दीजिए, लेकिन अगर आपको कार्रवाई करनी है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए जो लोग सिस्टम का हिस्सा बिना किसी इम्तिहान के, बिना किसी क्वालिफाइंग इम्तिहान को क्वालिफाई किए सिस्टम का हिस्सा बन गए। उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, और कार्रवाई करिए ताकतवर लोगों के खिलाफ। ये कमजोरों के खिलाफ, ये कैजुअल, ये डेली वेजर, इनके खिलाफ कार्रवाई करना तो आसान काम है, आसानी से हो भी जाती है। लेकिन ताकतवर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार, मुझे लगता है, थोड़ा हिचकिचाती है। वही वजह है कि जम्मू कश्मीर में लोग यकीन तो करना चाहते हैं सिस्टम के ऊपर, लेकिन जब लोग देखते हैं कि सिस्टम जो है वो दबे कुचले को ही और दबा रहा है, और जो ताकतवर है उसके बारे में बात भी नहीं कर रहा है, तो फिर सिस्टम खामोश हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ थोड़ी सी मिसालें हैं, 2 4 5, ये सिर्फ इसलिए कि जब हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बैकडोर अपॉइंटमेंट्स कहां हुई, किसने की, कभी हुई ही नहीं, जब इस तरह की बातें करते हैं तो फिर थोड़ा अजीब इसलिए लगता है क्योंकि अपनी आंखों के सामने ये सारी चीजें हमने होते हुए देखी हैं, हमने प्रमोशनें होते हुए देखी हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की लिस्ट निकालिए ना, चले जाइए 7-8 साल पीछे कि किन लोगों को मुलाजमतें मिली, कैसे मिली, वो लिस्ट तैयार कैसे हुई, पता करिए ना जरा। तो इसलिए जहां तक बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का ताल्लुक है, ये चैप्टर बड़ा डार्क चैप्टर है, और इस डार्क चैप्टर को इतना खंगालने की या इस पर इतना ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना डिबेट करेंगे और सरकार जितना इस डिबेट को सीरियसली लेगी, उतना ये सियासी जमातों के लिए और सियासी लोगों के लिए परेशानी का बायस बन सकता है।